मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप टंडन क्वांट म्यूचुअल फंड के। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। लेटेस्ट डेटा हम देख रहे थे, आपका फंड काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो क्लियरली आपका जो थोड़ा सा रिलेटिवली एक्टिव मैनेजमेंट का स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा आपके इन्वेस्टर्स को पेश आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इसने क्यूरोसिटी बढ़ा दी। ऐसा आपने क्या सही किया इतने चैलेंजिंग मार्केट में कि आपने काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों को बीट किया अपने इंडस्ट्री में? कौन सी बेट्स आपकी अच्छी बैठी थी इस बार? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग एक हमेशा बोलते हैं कि एक बहुत अलग ढंग का एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रहा है 2018 से, ओके? जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज। इसमें जो ग्लोबल एसेट क्लास है उनका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी या चॉपीनेस जिसको बोले या स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, वेरियस तरीके से आप उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो एलिवेटेड रहने वाला है, ओके? अगर एम्प्लॉयड वॉल्स एलिवेटेड रहने वाली है तो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगी ये फेज में। ओके, इसलिए हम लोग हमेशा एक एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। ओके, तो हमारे मैक्रो थीसिस में हम लोग मैक्रो हाउस हैं, बॉटम अप अप्रोच उतना फोकस नहीं करते हैं जितना टॉप डाउन पे आते हैं। तो हम लोग तो सेक्टर के अलावा लार्जर थीसिस के अलावा एक एनवायरनमेंट को समझते हैं। अगर एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, ओके, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों का एक मॉडल होता है कि हमारी ये थीसिस है, इसी थीसिस को हम बिलीव करते हैं, ये थीसिस हमको 15 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर रिटर्न देके गई है, तो हम उस थीसिस को चेंज क्यों करें? ओके? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एनवायरनमेंट ही इतना वॉलेटाइल है और इतना डायनामिक हो चुका है, तो हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। यही काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, हम लोग उसमें मल्टी डायमेंशनल एंगल से सब चीज़ें को एक्सप्लोर करते हैं। और उसको समझते हैं, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं हमेशा, ओके? रादर देन खाली अगर हम बोलें कि हम प्योर फंडामेंटल या बैलेंस शीट एनालिसिस करके हमको आंसर मिलेगा सब चीज़ों का, तो एंट्री तो मिलेगी, एग्ज़िट कभी भी नहीं मिलेगा, ओके? इसलिए हमको मैक्रो डेटा ज़रूर देखना पड़ता है कि किस तरह का रिस्क एपेटाइट है, कि हम लोग रिस्क ऑन में हैं, रिस्क ऑफ में हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी है। एंड ये कोई टेक्निकल फैक्टर्स नहीं है जो बहुत लोग समझते हैं कि जो फंडामेंटल के बियॉन्ड बात करता है वो सब टेक्निकल है। टेक्निकल नहीं है, ये हार्डकोर फंडामेंटल डेटा है हम लोग मैक्रो हाउस के लिए, ओके? तो हम लोग मैक्रो को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब जैसे इन्फ्लेशन की लोग आज बात करते हैं, ये हो गया, वो हो जाएगा। हमने 2019 में एक बुक लिखी है, उसके अंदर हमने शोकेस किया था कि 2020 से कमोडिटीज प्राइसेस रैली करेंगे, 2021 से इन्फ्लेशन आएगा और ये इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट को ज़्यादा हर्ट करेगा। तो ये भी हमने फोरकास्ट किया था कि 22 से 2025 के पीरियड एक ऐसा फेज भी होगा जहाँ पे इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई होगा, इंटरेस्ट रेट लाइफ टाइम हाई होगा, क्रूड प्राइसेस लाइफ टाइम हाई होंगी, एग्रीकल्चर वीट प्राइसेस लाइफ टाइम होंगी। तो वो सिनेरियो अभी अनफोल्ड हो रहा है जो हमने 2019 में लिखा, लेकिन हम लोग उस चीज को लेके इतना एक्साइटमेंट और इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते हैं क्योंकि हमको एक चीज समझ में आती है कि ये होगा लॉन्ग टर्म में और कल सुबह नहीं होने वाला है, ओके? तो उसके लिए हमें साइकिल्स को प्ले करना है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो हमारा फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म पे नहीं है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हम लोग जरूर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बट अपने पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और स्पेशल सिचुएशन को भी एम्फेसिस देते हैं। राइट। अपने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में आपको एक अल्फा जनरेट करता है, उससे हमको आपको आउट परफॉर्मेंस मिलता है। अगर मैं एक ही थीसिस बिल्ड करूं कि ये नहीं मेरा 5 साल की स्टोरी है, कोर जी स्टोरी जी। है, उसमें फिर कोर देखिए में एक्चुअली में आपका अंडर ताकत होने की परफॉर्मेंस शक्ति आता है। है और आपको साइकोलॉजिकल वो हर्ट करता है और फिर हम गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मैक्रो डेटा पॉइंट्स को वीव करते हैं अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में। जिस तरह डॉलर इंडेक्स 105 5.5 जाके टॉप आउट हुई, क्रूड भी 135 जाके नीचे आया, वो ये सारी चीजें आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं? आपको लग रहा है वर्स इज इन द प्राइस, या अभी नहीं कह सकते? डेफिनेटली, जैसे भी मैं एक और मॉर्निंग में किसी से बात कर रहा था तो मैंने बोला कि अगर हम डॉलर इंडेक्स को एक आइसोलेशन में नहीं, ओके? तो पॉइंट वही है कि अगर हम एक डेटा पॉइंट्स को देखते हैं तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी एक डेटा पॉइंट या कोई भी एक इंडेक्स होता है वो कुछ भी करंट से स्क्यूड होता है, ओके? तो वो स्क्यूनेस को हम कैसे अवॉइड करें? तो स्क्यूनेस अवॉइड करने के लिए हम लोग मल्टीपल करेंसी इंडाइसेस को देखते हैं, चाहे वो ADXY हो, SCI इंडाइसेस हो, और हम लोगों ने काफी कुछ अपने भी सिंथेटिक इंडाइसेस को बिल्ड किया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
तो हम लोग वो सब चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो खाली डॉलर इंडेक्स में जरूर नया हाई बना, बट बाकी हमारे जो इंडाइसेस जिसको हम फॉलो करते हैं उसमें वो सब नहीं हुआ। ओके, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है। और कभी कभी क्या होता है कि एक हाई बनता है, चार्ट में लोगों को एक्साइटमेंट होता है कि वो ब्रेकआउट हो गया है। मेरे लिए एक दिन का मूव या 2 दिन 3 दिन का मूव उसके ऊपर भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल होता है कि वो आता है। जैसे कल नया लो बना के गया मार्केट, ओके, कल या परसों में, ओके, तो एक नया लो बना तो काफी लोगों का जो पोजीशन होता है या स्टॉप लॉसेस होते हैं या कुछ लोगों ने ऑप्शंस में ट्रेड किया है तो कैपिचुलेशन अनफोल्ड हो जाता है। इसलिए वो साइकोलॉजिकली वो भाव आता ही आता है हमेशा। सिमिलरली हमको ये देखना है कि क्या ये 105 का लेवल है, क्या ये सस्टेन करता है एक हफ्ते पॉइंट ऑफ व्यू, 5-7 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, क्या ये सस्टेन करता है। जो 2 दिन हुआ उसके बाद ट्रिप डाउन हुआ। मुझे क्या लगता है, प्योरली ऑन डेटा एनालिटिक्स की हम बात करें, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की हम जो थीसिस बिल्ड करते हैं या गिलाटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, उसके अंदर हमको क्लैरिटी के साथ दिखता है कि हम लोग एक कर्जी मार्केट में एक्सट्रीम पे हैं। अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन का क्लासिक रिस्क एपेटाइट इंडिकेटर है। हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें कि ये तो एक पब्लिकली ट्रेड होता है, तो आपको एक रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है कि वहां पे भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ऑफ हुआ, वहां पे भी अर्ली साइंस दिखते हैं कि ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सॉशन हुआ है। तो वहां से भी मुझे एक पुल बैक रैली दिखती है बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन में पुल बैक रैली है तो एक ग्लोबल रिस्क एपेटाइट वापस आती है। उसका बैकग्राउंड तो तैयार हो रहा है और मैं बोलूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स सब एंडोर्स कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स रैली के ऊपर है। और अगर हम देखें पेसिमिज्म, best of the investors, best of the intelligent people, global invest fund managers देखो, global strategists देखो, सब लोग extremely bearish हो गए। अभी सितंबर अक्टूबर में जब बाजार का टॉप बना था इसकी हेडलाइन तभी बनवाना इतना पेसिमिज्म नहीं था, ओके। और अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि उनका व्यू गलत है, उनका व्यू परफेक्ट है, डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव है, वो पूरी थीसिस को बिल्ड करते हैं, बट वो थीसिस भी प्ले आउट होने में टाइम है, ओके। एक राउंड का तो पैनिक ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें वही देखना है कि ये पैनिक को हमें कैपिटलाइज करना है कि हमें भी उस पैनिक के साथ फ्लो में जाना है, ओके। तो मुझे ये कॉन्ट्रा कॉल वाला बात नहीं है, डेटा ड्रिवन अप्रोच है। डेटा बोलता है कि यहाँ से एक रिफ्लेक्स रैली बनती है और कोई गारंटी नहीं है कि सब चीजें प्ले आउट हो हमारे हिसाब से भी, ओके। तो हम लोग क्या होते हैं, एक सिनेरियो को बिल्ड करते हैं कि अगर हम सारे डॉट कनेक्ट करें तो क्या डेटा पॉइंट्स प्रेडिक्ट कर रहा है मार्केट को। तो ये हमको आज की तारीख में अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये डायरेक्शन दिखता है, बट उसके बाद भी हम सेफ्टी में खेलते हैं। तो हम लोग सेफ्टी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो हम लोग पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन इस तरह से कोशिश करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग कम हो जाए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए हम लोग सेक्टोरल कॉल्स थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉक कॉल भले ही गलत हो जाए, अगर मेरा लार्जर कॉल ठीक होता है सेक्टोरल का तो मेरे को उतना डैमेज नहीं होता, रादर मेरे को डाउन साइड में प्रोटेक्ट होता है। तो हम लोग सेक्टोरल कॉल्स पे बहुत बड़ा एम्फेसिस देते हैं क्योंकि वो हमारा एक मनी फ्लो एनालिसिस का हिस्सा है और वो मार्केट टाइमिंग में बहुत हेल्प करता है। मार्केट टाइमिंग खाली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, ये एक फंक्शन है जो हमारे वैल्यूएशन, रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी एनालिटिक्स सब तीनों एनालिटिक्स फ्रेमवर्क में एक साइड स्क्यूड होते हैं, तो हमको बेटर टाइमिंग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग टाइमिंग की एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम लोग बेटर टाइमिंग कोशिश करते हैं। टाइमिंग को आप ट्रेडिंग से लिंक नहीं करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्टोरल कॉल लेने में हमको हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली मनी कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में या एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स में। और ये ग्लोबल बैकग्राउंड में हम देखेंगे, खाली इंडिया के आइसोलेशन में या एक रीजन के आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। अगर वो देखेंगे तो हम गलत एनालिसिस करेंगे। हम लोग इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करते हैं और ये सब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। जब उस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता है तो हमको एक बेटर टाइमिंग मिलती है, वो हमको थोड़ा सा बुरे वक्त में सपोर्ट भी करती है, थोड़ा आउट परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, इसलिए हम लोग यूनिडायरेक्शनल रिसर्च नहीं करते, हम लोग मल्टी डायमेंशनल रिसर्च करते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, उनका किस पे क्या इम्पैक्ट आए। संदीप, ये कॉल तो मुझे आपकी बहुत पसंद आई कि ये ग्लोबल रिस्क ऑफ की संभावना बन रही है और बिटकॉइन लीड कर सकता है, वो एक रिस्क इंडिकेटर है, बाकी भी आएंगे। कमोडिटी सारे क्रैक हुए लेकिन क्रूड क्रैक नहीं हुआ और क्रूड रिलेटेड हमारे कॉर्पोरेट इंडिया पे इतना इम्पैक्ट आता है, तो इसको आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? तो जैसे मैंने हम लोग का भी एक पर्सपेक्टिव है कि यस, क्रूड का टॉप नहीं बना है, नेचुरल गैस का एक टॉप जरूर बना है, ओके।
अच्छा, नेचुरल गैस का टॉप बना है तो आपको यूरोप में जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी थोड़े सेटल होंगे, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इंडिया के लिए डेफिनेटली ये कभी भी ये कंसर्न है कि अपना क्रूड का एक टॉप नहीं बना है। मुझे अभी भी लगता है क्रूड में छोटा मोटा करेक्शन होके एक शार्प अप अभी भी पेंडिंग है। ओके, 2 महीने में आए, अगले 3 महीने में आए, वो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर में प्ले आउट जरूर होगा। अगर इंडिया के एंगल से मैं देखें तो वही एक बड़ा लास्ट रिस्क बाकी है अभी भी जो प्ले आउट हो सकता है, जो बिकॉज वो हम लोग जैसे हमने लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक में जिस तरह का यूफोरिया हुआ, उसी तरह का यूफोरिया कमोडिटीज में भी हुआ, बट क्रूड में वो एक्सटेंड हो रहा है। ओके, और अभी क्लासिक यूफोरिया नहीं हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो जैसे ही अनफोल्ड होता है तो उसके बाद क्रूड में भी आपको एक शार्प रिएक्शन नीचे की तरफ मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एक लार्जर पिक्चर भी अगर हम देखें तो हमको ये लगता है कि अगले 3-4 महीने में इन्फ्लेशन का भी नियर टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम लोगों का ध्यान इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट के लिए अभी भी बहुत तेज है। इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत तेजी का है। ओके, बट अगर हम मिड टर्म और नियर टर्म की बात करें तो हमको लगता है कि कहीं अगस्त तक एक इन्फ्लेशन का पीक होना चाहिए, कमोडिटी प्राइस पीक हो जाएगा, तब तक क्रूड भी शायद पीक आउट होना चाहिए। हमारे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल में वो भी आता है, वो भी एक पीक आउट होता है। तो और जिस तरह से ग्लोबल जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे, चाइना लॉकडाउन हुआ, वो सब चीजें एक एक करके इम्प्रूवमेंट है, वो सब एक एक चीजें ठीक हो रही हैं। अगर हम एक क्वार्टर का एंगल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वार्टर के बाद शायद अगस्त एंड आते आते हम लोग शायद उतना इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे जितना आज कर रहे हैं। ओके, और मेरा हमेशा एक मानना है कि ये जो हमारा मार्केट है ये बहुत इनविजिबल एनिमल है, ये सबसे स्मार्ट है। ओके, हम लोगों की एक स्मार्टनेस से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट पीपल इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। अगर हम उसको पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कॉल लेता है कि अगस्त, अगर हम लोगों को ये डेटा पॉइंट दिखता है तो आई एम श्योर काफी और लोगों को ये डेटा पॉइंट समझ में आएगा। और किसी ने बड़े इन्वेस्टर ने आके एक बड़ा कॉल ले लिया कि अगले 3 महीने के अंदर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी या करेक्शन हो जाएगा, उस तरह का इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा जो अभी बिल्ड हो रहा है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई को कॉल लेना है, और कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इस तरह के कॉल लेगा जो बेनिफिट ले पाएगा, और फिर बाकी लोग उसको चेस करते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि एक अर्ली स्टेज का आप लोगों का डेटा पॉइंट्स है जिसको हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम लोग को देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन अगस्त तक अनफोल्ड होगा। तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो उसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट को कैपिटलाइज करें। मैक्रो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, थोड़ा अर्ली स्टेज पे उसको कैपिटलाइज करेंगे तो थोड़ा अल्फा जनरेट हो जाता है। नहीं तो फिर आप भी वही भेल चाड़ वाली लाइफ में रहेंगे, तो फिर आप लास्ट स्टेज पे हर चीज को पार्टिसिपेट करेंगे तो अल्फा जनरेट नहीं होता है। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट भी आया, संदीप टंडन क्लियरली बोल रहे हैं कि शायद अगस्त एंड तक इन्फ्लेशन भी पीक आउट हो सकता है और क्रूड भी पीक आउट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आज हमसे बात करने के लिए और ये सारे इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए, इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो संदीप